18મી લોકસભાના સંસદ સત્રનો ચોથો દિવસ છે. રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ સંસદ સદનમાં સંબોધન કર્યું હતું. રાષ્ટ્રપતિ દર વર્ષે સંસદના પ્રથમ સત્રમાં બંને ગૃહોની સંયુક્ત બેઠકને પણ સંબોધિત કરે છે. રાષ્ટ્રપતિના સંબોધન દ્વારા સરકાર તેના કાર્યક્રમો અને નીતિઓની રૂપરેખા આપે છે. બંધારણના અનુચ્છેદ 87 મુજબ રાષ્ટ્રપતિએ દરેક લોકસભા ચૂંટણી પછી સત્રની શરૂઆતમાં સંસદના સંયુક્ત સત્રને સંબોધિત કરવું જરૂરી છે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ સંસદના બંને ગૃહોને સંબોધન કરતા જણાવ્યું હતું કે ઓમ બિરલાને લોકસભાના અધ્યક્ષ પદ માટે શુભકામના પાઠવું છું. આ ચૂંટણી વિશ્વની સૌથી મોટી ચૂંટણી હતી. તેમણે સાથે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે જમ્મુ કાશ્મીરમાં મતદાનનો નવો રેકોર્ડ બન્યો છે. કાશ્મીરમાં પણ ચૂંટણીની સુંદર તસવીરો સામે આવી છે. કાશ્મીર ઘાટીએ દેશ અને દુનિયાને દેખાડી દીધું. સાથે જ તેમણે સદનમાં નવા સાંસદોનું સ્વાગત કર્યું હતું. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ આજે લોકસભા અને રાજ્યસભાની સંયુક્ત બેઠકને સંબોધન કરતા આગામી 5 વર્ષ માટે નવી સરકારના રોડમેપની રૂપરેખા રજૂ કરી છે. રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે હું ઓમ બિરલાને પણ અભિનંદન આપું છું. તેમની પાસે ખૂબ વ્યાપક અનુભવો છે. તેઓ લોકતાંત્રિક પરંપરાઓને નવી ઊંચાઈ આપશે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ કેન્દ્ર સરકારના 5 વર્ષના રોડમેપની રૂપરેખા રજૂ કરી રહ્યા છે. રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, મારી સરકાર નોર્થ ઇસ્ટમાં કાયમી શાંતિ માટે કામ કરી રહી છે. આટલું બોલતાની સાથે જ વિપક્ષે હોબાળો શરૂ કર્યો હતો. વિપક્ષના હોબાળા વચ્ચે રાષ્ટ્રપતિએ પોતાનું સંબોધન ચાલુ રાખ્યું હતું. વિપક્ષ નીટ યુજીમાં કથિત ગેરરીતિઓ, યુજીસી નીટ રદ કરવા, જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં આતંકવાદી હુમલાઓ, દેશમાં ટ્રેન અકસ્માતો અને આવશ્યક ચીજવસ્તુઓની વધતી કિંમતો જેવા અનેક મુદ્દાઓ પર સરકારને ઘેરવા માટે તૈયાર છે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ આજે લોકસભા અને રાજ્યસભાની સંયુક્ત બેઠકને સંબોધિત કરવાના છે. તેમના સંબોધનના અડધા કલાક બાદ લોકસભાની કાર્યવાહી શરૂ થશે. એ સિવાય રાજ્યસભાનું 264મું સત્ર પણ આજથી શરૂ થઈ રહ્યું છે. એ દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુના સંબોધન ઉપર બંને ગૃહોમાં ચર્ચા થશે. मेरी सरकार का मत है कि दुनिया भर में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्यों में स्वस्थ स्पर्धा हो. यही कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की सच्ची स्पिरिट है. राज्यों के विकास से देश का विकास, इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे. माननीय सदस्यगण, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है. 10 साल में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर 5वें नंबर पर पहुंचा है. साल 2021 से लेकर साल 2024 के बीच भारत में औसतन 8% की रफ्तार से विकास किया है. और ये ग्रोथ सामान्य समय में नहीं हुई है. बीती वर्षों में हमने 100 साल की सबसे बड़ी आपात देखी. वैश्विक महामारी के कालखंड और विश्व के अलग अलग कोने में चल रही संघर्षों के बावजूद भारत ने ये विकास दर हासिल की है. ये बीते 10 साल के रिफॉर्म्स और राष्ट्रहित में के लिए किए गए फैसला के कारण संभव है. आज भारत अकेले ही दुनिया की ग्रोथ में 15% का योगदान दे रही है. अब मेरी सरकार भारत को विश्व की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने में जुटी हुई है. सरकार सर्विस सेक्टर को भी मजबूत करने में जुटे हैं. आज आईटी से लेकर टूरिज्म तक, हेल्थ से लेकर वेलनेस तक हर सेक्टर में भारत लीडर बन रहा है. और इससे बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए मौके बन रहे हैं. माननीय सदस्यगण, पिछले 10 वर्षों में मेरी सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर बहुत जोर दिया गया है. गाँव में कृषि आधारित उद्योगों, डेयरी और फिशरीज आधारित उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है. इसमें भी सहकारिता को प्राथमिकता दी गई है. सरकार किसानों उत्पाद संघ, एफपीओ और फैक्स जैसे सरकारी संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क बना रही है. आजकल ऑर्गेनिक उत्पादों को लेकर दुनिया में डिमांड तेजी से बढ़ रही है.
भारत के किसानों के पास इस डिमांड को पूरा करने के पूरा भरपूर क्षमता है। इसलिए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़ी उत्पादों की सप्लाई चेन को सशक्त कर रही है। ऐसे प्रयासों से किसानों का खेती पर होने वाला खर्च भी कम होगा और उनकी आय भी और बढ़ेगी। माननीय सदस्यगण, आज का भारत दुनिया की चुनौतियां बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को समाधान देने के लिए माना जाता है। विश्व बंधु के तौर पर भारत ने अनेक वैश्विक समस्याओं के समाधान को लेकर पहल की है। जलवायु परिवर्तन से लेकर खाद्य सुरक्षा तक, पोषण से लेकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तक हम अनेक समाधान दे रही हैं। हमारे मोटे अनाज श्री अन्न की पहुंच सुपर फूड के तौर पर दुनिया के कोने कोने में हो, इसके लिए भी अभियान चल रहा है। भारत की पहल पर पूरी दुनिया ने वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मनाया है। आपने देखा है हाल ही में पूरी दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया है। भारत की इस महान परंपरा की प्रतिष्ठा विश्व में लगातार बढ़ रही है। योग और आयुष को बढ़ावा देकर भारत एक स्वस्थ विश्व के निर्माण में मदद कर रही है। सरकार का ये भी प्रयास है कि महिलाएं अधिक से अधिक बचत कर सके। बैंक खातों में जमा राशि पर बेटियों को ज़्यादा ब्याज देने वाला सुकन्या समृद्धि योजना की लोकप्रियता से हम परिचित हैं। मुफ्त राशन और सस्ते गैस सिलेंडर की योजना से महिलाओं को बहुत लाभ हो रहा है। अब मेरी सरकार बिजली का बिल जीरो करने और बिजली बेचकर कमाई करने की योजना भी लाई है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इसके लिए मेरी सरकार प्रति परिवार 78,000 रुपया तक की मदद कर रही है। इतने कम समय में 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार इन योजना में रजिस्टर कर चुके हैं। जिन घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं, अब वहां बिजली का बिल जीरो हो गया है। माननीय सदस्यगण, विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब देश के गरीब, युवा, नारी शक्ति और किसान सशक्त होंगे। इसलिए मेरी सरकार की योजनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता इन्हीं 4 स्तंभों को दी जा रही है। हमारी कोशिश इन तो हर सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने की है और यही सैचुरेशन को की अप्रोच भी है। जो भारत इस इच्छा शक्ति के साथ काम कर रही है कि सरकारी योजना से एक भी व्यक्ति छूटे नहीं, तो इसका लाभ सभी को होता है। सरकार की योजनाओं एवं सैचुरेशन अप्रोच के कारण ही 10 वर्षों में 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछले वर्ग, हर समाज, हर क्षेत्र के परिवार है। 10 वर्षों में लास्ट माइल डिलीवरी पर फोकस ने इन वर्गों का जीवन बदल दिया है। विशेषकर आदिवासी समाज में ये बदलाव और भी स्पष्ट नजर आ रहा है। 24,000 करोड़ रुपया से अधिक की पीएम जनमन जैसी योजना आज अति पिछड़े जनजातीय समूह के उत्थान का माध्यम बन रही है। सरकार पीएम सूरज पटल के माध्यम से वंचित वर्गों तक आजीविका के अवसरों को पहुंचाने के लिए सुलभ ऋण भी उपलब्ध करा रही है। मेरी सरकार दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए किफायती और स्वदेशी सहायक उपकरण विकसित कर रही है। देश भर में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्रों का भी विस्तार किया जा रहा है। वंचितों की सेवा का ये संकल्प ही सच्चा सामाजिक न्याय है। माननीय सदस्यगण, देश की श्रम शक्ति के सम्मान के लिए श्रमिक बंधुओं का कल्याण और सशक्तिकरण मेरी सरकार की प्राथमिकता है। मेरी सरकार श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एकीकृत कर रही है।
डिजिटल इंडिया तथा डाकघरों के नेटवर्क का उपयोग करके दुर्घटना और जीवन बीमा के कवरेज को बढ़ाने का काम हो रहा है। पीएम स्वनिधि का विस्तार किया जाएगा और ग्रामीणों और सेमी अर्बन क्षेत्रों के रेहड़ी पटरी वाले भाइयों बहनों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा।